आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा मात्र अब 1 महीना बची हुई है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार पूर्वक, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में यूपी पुलिस मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं। पिछले लाइव क्लास में हम लोग महत्तम समापवर्तक को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़े हैं। इस क्लास में मैं आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ाने वाला हूं। इस क्लास में हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बीच के संबंध को भी जानेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। और हम लोग किसी भी कई भिन्न संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है, एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखने वाले हैं। और कई कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अलग अलग टाइप का प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य की। अगर इसके डिफिनीशन की बात किया जाए तो इसकी डिफिनीशन होती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। कॉन्सेप्ट यह है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाती है। ठीक है ना। देखिए, अगर हम डिफिनीशन पर जाएं तो डिफिनीशन को समझना और भी आसान हो जाएगा जब मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। उस कॉन्सेप्ट को आप लोग जान जाएंगे, सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है अपवर्त्य या गुणज, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है। मल्टीपल क्या होता है? देखिए, मल्टीपल हम लोग उसको बोलेंगे, मल्टीपल की अगर परिभाषा बतानी रहे तो मान लीजिए कि अगर किसी संख्या से मैं किसी संख्या को भाग दे रहा हूं, कोई भी संख्या है, सपोज करिए कि मैं अगर दो से अगर किसी संख्या में भाग दे रहा हूं, मान लीजिए 2 से मैं 10 में भाग दे रहा हूं, तो भाग देने पर 2 से 10 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। किसी भी संख्या का अगर हमें अपवर्त्य बताना है, गुणज बताना है, तो अपवर्त्य और गुणज किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का अपवर्त्य या गुणज पूछा जा रहा है उस संख्या का भाग किसी भी संख्या में अगर पूर्ण रूप से चला जा रहा है, यानी उसको पूर्ण रूप से वो संख्या अगर विभाजित कर देती है तो वो संख्या उसका गुणज कहलाती है। जैसे 2 का भाग 10 में पूर्ण रूप से चला जा रहा है तो 2 का 10 क्या हो जाएगा? मल्टीपल कहलाएगा या गुणज कहलाएगा या अपवर्त्य कहलाएगा। 2 का भाग 100 में पूरा पूरा जा सकता है तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 का भाग अगर 100 में पूरा पूरा जा सकता है तो इसको हम लोग मल्टीपल बोल सकते हैं, अपवर्त्य बोल सकते हैं, गुणज बोल सकते हैं। ठीक है। अपवर्त्य और गुणज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस संख्या का हमें अपवर्त्य या गुणज बताना है उस संख्या से सामने वाली संख्या अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है तो वह उसका गुणज या अपवर्त्य कहलाएगा। जैसे अन्य उदाहरण को लेकर हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई अन्य संख्या, जैसे मान लीजिए मैं संख्या ले रहा हूं 5 से अगर मैं किसी संख्या में भाग दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 10 में 5 का भाग सभी लोगों को पता है पूरा पूरा चला जाएगा, 25 में पूरा पूरा चला जाएगा, 250 में पूरा पूरा चला जाएगा, 300 में भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। 5 से अगर मैं 10 को भाग दूंगा तो भाग हमारी पूरी पूरी चली जाएगी, मतलब 5 से 10 पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अगर गणित की भाषा में कहें तो। फिर 5 से अगर 25 को मैं भाग दूंगा तो भाग हमारी पूरी पूरी चली जाएगी, यानी कोई भी शेष नहीं बचेगा। यानी हम कहेंगे कि 5 से 25 पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है।
5 से 250 भी पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा? पिछले हम लोग विभाजिता का रूल पढ़े हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 आएगा वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा ही होगा, ठीक है ना। 5 से अगर मैं 300 को भाग दूंगा तो भाग हमारी पूरी चली जाएगी, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, शेष हमारा 0 बचेगा। यानी 5 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। यानी किसी भी संख्या से जो भी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्त्य या गुणज कहिए या इंग्लिश में मल्टीपल कहिए, ठीक है, मल्टीपल कहलाता है। यानी मैं जो 5 के सामने जितनी संख्या लिखा हूं ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 5 का ये गुणज कहिए या अपवर्त्य कहिए या मल्टीपल कहिए इंग्लिश में, ये सभी क्या है? अपवर्त्य हैं, गुणज हैं, मल्टीपल है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे किसी भी संख्या का मल्टीपल पूछ दिया जाए कि किसी भी संख्या का मल्टीपल बताइए, तो जिस संख्या का मल्टीपल पूछा जा रहा है उसका टेबल लिख दीजिए, उसका पहाड़ा आप लिख दीजिए। वो उसका पहाड़े में जितनी संख्याएं आएंगी क्लियर है कि वो उस संख्या, वो सभी संख्याएं उस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए 2 का मुझे, अगर सपोज करें कि 2 का मुझे मल्टीपल लिखना है तो अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो 2 खुद ही अपनी संख्या का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि 2 का भाग 2 में पूर्णतः चला जाएगा। कॉन्सेप्ट अपवर्त्य का कॉन्सेप्ट यह है कि भाग पूर्ण रूप से चला जाना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले यही ध्यान देना है। तो 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 तेरह 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। ये मैं सभी मल्टीपल लिखता जा रहा हूं और डॉट डॉट जहां तक मैं लिख पाऊंगा 2000, 2 लाख, 2 करोड़ तक, जहां तक हम लिखते जाएं। जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली होंगी, 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी संख्याएं इस संख्या का क्या कहलाएंगी? मल्टीपल कहलाएंगी, अपवर्त्य कहलाएंगी। जब हम लोग बचपन में थे और क्लास 6 या क्लास 7 में हम लोग अपवर्त्य, पहले तो हमें समझ ही नहीं आता था, हम लोग लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक शब्द कहने में बहुत आसानी होती थी तो सभी शब्दों के साथ समापवर्तक समापवर्तक हम लोग लगा के बोलते थे। लेकिन नाम में भी अंतर है। नाम में अंतर क्या है? जब कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो नाम में अंतर करना भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पिछले जो लाइव क्लास हम लोग महत्तम समापवर्तक को पढ़े थे तो उसमें सबसे पहले हम लोग अपवर्तक के बारे में पढ़े थे। अपवर्तक के बाद से समापवर्तक, मतलब ऐसे अपवर्तक जो आपस में समान दिख रहे हैं, समापवर्तक। उसके बाद से महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य इसका नाम है, ठीक है। जबान से मुख से बोलते समय आसानी से निकल जाता है कि लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक शब्द बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। हम जब अपवर्त्य कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, यानी इसका नाम तो है लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले तो हमें अपवर्त्य समझना है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त्य में देखिए लघुत्तम, समान, अपवर्त्य 3 चीजें शामिल है इसमें। तो सबसे पहले हम अपवर्त्य को समझ रहे हैं। अपवर्त्य का एक और नाम है जिसको गुणज कहा जाता है या उसको मल्टीपल कहिए, ठीक है। तो गुणज या मल्टीपल क्या होता है? तो किसी भी संख्या से कटने वाली जितनी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली जितनी संख्याएं हो जाएंगी, सभी उस संख्या का क्या कहलाती हैं? मल्टीपल कहलाती हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी संख्या का मल्टीपल पूछा जाए तो समझ लीजिए कि उसका टेबल आपको बता देना है। जैसे मान लीजिए कि 6 का मल्टीपल आपसे पूछा जाए तो 6 तो पहले स्वयं हो जाएगा। 6 से छोटी संख्याएं इसका मल्टीपल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 6 से हम उसको पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाएंगे। 5 को हम 6 से विभाजित थोड़े कर पाएंगे, 4 को हम 6 से विभाजित थोड़े कर पाएंगे। यानी 6 को 6 से विभाजित किया जा सकता है। 6 से 12 को विभाजित किया जा सकता है। 6 कम 6, 6 दूना के 12। अब 6 और 12 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। 6 3 18,
यानी 12 और 18 के बीच में जो संख्याएं आ रही हैं उन संख्याओं में से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 6 3 18, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 पच्चे 30 हो जाएगा, 6 छके 36 हो जाएगा। ऐसे करते हुए लिखते जाइए जब तक आपकी इच्छा तब तक लिखते जाइए। अपवर्त्य कभी समाप्त नहीं होंगे, अपवर्त्यों की संख्या कभी फिनिश नहीं होगी। ठीक है, यानी आपको अपवर्त्य समझ में आ गया होगा। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लिया 10 का अगर आपसे अपवर्त्य लिखने के लिए कह दिया जाए तो 10 से कम 10, 10 दुना के 20, 10 त्याई 30, 10 चौके 40, 10 पच्चे 50। ठीक है, ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ते रहिए। 10 पच्चे 50, 10 छके 60 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 वठे 80 हो जाएगा। ऐसे करते हुए जहां तक इच्छा वहां तक लिखते जाइए। ये हमारा अपवर्त्य हो गया, मल्टीपल हो गया। उम्मीद करते हैं अब इस कॉन्सेप्ट को आप जीवन में फिर कभी दोबारा नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, पीछे तो हम लोग अपवर्त्य समझ लिए। अब अपवर्त्य के आगे एक कॉन्सेप्ट होता है, अपवर्त्य शब्द उसमें जुड़ा रहता है और उस अपवर्त्य शब्द को जोड़कर एक शब्द नया बना हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग समापवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य भी आ रहा है और उसी में समान शब्द आ रहा है। समान मतलब इक्वल, इक्वल कहिए यानी बराबर शब्द आ रहा है। समापवर्त्य में, समापवर्त्य शब्द को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं समान, समान मतलब बराबर प्लस अपवर्त्य, समान अपवर्त्य। ठीक है, समान अपवर्त्य जिसको इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, कोई भी दो चीजें हैं उनमें अगर हमें कुछ समानता बतानी है कि हाँ इसमें भी ये चीज है और इसमें भी ये चीज है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो चीज है, अगर हमें समानता बताना है तो कम से कम दो चीजें तो हमारे पास होनी ही चाहिए। दो से अधिक होंगी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दो चीजें तो हमारे पास होनी ही चाहिए, तभी तो हम बताएंगे। मान लीजिए कि इसमें एक यहाँ पर पॉइंट है, एक ट्रायंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें मान लीजिए एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट है। ठीक है, अगर हमें इन दोनों में कुछ समानता बताना है तो हम कहेंगे कि इन दोनों में पॉइंट कॉमन है। क्यों? क्योंकि दोनों का हिस्सा है। इन दोनों में ट्रायंगल कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, जो दोनों का हिस्सा है। देखिए इसमें सर्कल है, इसमें क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसमें वृत्त है, इसमें चतुर्भुज है, तो ये कॉमन नहीं होंगे। यानी अगर हमें समानता बताना है, ठीक है, कॉमन बताना है, तो कॉमन में कम से कम दो स्थितियां तो होनी चाहिए। ठीक है, जो दोनों में मिले। अगर तीन स्थितियां हैं, तीन स्थितियां, इसी तरह की तीन स्थितियां, अगर एक और स्थिति, एक और बॉक्स रहा होता तो अब मान लीजिए इसमें बस पॉइंट रहता, तब हम तीनों के अनुसार बताते, तो ये नहीं कहते कि इसमें ट्रायंगल भी कॉमन है। तीनों में बस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। कॉमन शब्द का अर्थ कि कई ऑब्जेक्ट होने जरूरी है, कई संख्याएं होनी जरूरी है। ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल अब हम लोग बताने वाले हैं। यानी कॉमन मल्टीपल में, मल्टीपल तो हम लोग सीख के आए हैं अभी पीछे, लेकिन अब कॉमन मल्टीपल में हमें क्या बताना है, तो कॉमन मल्टीपल में कम से कम कई संख्याएं रहेंगी, तब उसमें हम लोग समानता बताएंगे। देखिए कैसे बताएंगे, देखिए। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि समापवर्त्य का मतलब होता है, समापवर्त्य का मतलब होता है समान अपवर्त्य। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, मैं 4 ले रहा हूं, 4 का सबसे पहले तो अपवर्त्य लिखिए, तो 4 एकम 4 में मल्टीपल लिखना है उसका, टेबल ही तो लिखेंगे उसका। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 त्याई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 वठे 32, 4 नवा 36। ऐसे ही करते हुए मान लीजिए 4 दहा में 40 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही करते हुए आगे तक इसका मल्टीपल चला जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 8 का मैं मल्टीपल लिख ले रहा हूं। एक संख्या 8 है, 8 का मल्टीपल, तो 8 एकम 8, 8 दुना के 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48,
8 सत्ते 56, 8 8 64, ऐसे ही करते हुए इसको भी, कभी समाप्त होने वाली चीज है नहीं है, मल्टीपल कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल की संख्या सीमित नहीं होती है, जहां तक हम खोजते जाएंगे हमको संख्या मिलती ही जाएगी। मल्टीपल होता क्या है, जिस संख्या का हम मल्टीपल लिख रहे हैं उस संख्या से वो संख्या सामने वाली कट जानी चाहिए, ठीक है ना। यानी 4 का जितना मैं यहां मल्टीपल लिखा हूं वो सभी में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 8 के सामने जितनी संख्या मैं लिखा हूं 8 का भाग इन सभी संख्याओं में चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब यहां पर क्या लोचा है देखिए, यहां पर अब हमें समझना यह है कि हम सबसे पहले तो मल्टीपल लिखे हैं, संख्या का मल्टीपल लिखे हैं, संख्या का मल्टीपल लिखे। अब हम लोग कॉमन मल्टीपल लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? कॉमन मल्टीपल लिखने जा रहे हैं। कॉमन मल्टीपल हम लोग लिखने जा रहे हैं। कॉमन मल्टीपल, देखिए कॉमन मल्टीपल हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए 4 के सामने वे सभी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली हैं। 8 के सामने वे सभी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसी संख्या को अब देखेंगे दोनों संख्याओं में जो 4 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और 8 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आपको यहां पर संख्या दिखाई दे रही है, जैसे देखिए 8, संख्या 8 एक ऐसा मल्टीपल है, संख्या 8 एक ऐसा मल्टीपल है जिसमें 4 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है और 8 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो ये आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ये आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहां पर 16 है, तो यहां पर भी 4 का मल्टीपल 16 होगा और 8 का भी मल्टीपल 16 होगा, इसलिए इसको हम लोग कॉमन मल्टीपल की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि 4 का मल्टीपल 24 है, 24 है और 8 का भी मल्टीपल 24 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहां रखेंगे? कॉमन मल्टीपल की श्रेणी में रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद से आगे कौन संख्या दिख रही है? तो हमको आगे दिख रही है 32 दिख रहा है, संख्या 32 दिख रहा है जो 4 से भी पूरा पूरा कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। और हम बता क्या रहे हैं? कॉमन मल्टीपल बता रहे हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है? 32 दिख रहा है, यानी 32 दिख रहा है हमको, ठीक है। 32 के बाद से क्या हो जाएगा? तो 4 दहा में जो 40 यहां पर है, देखिए 40 इसमें भी है और 40 इस संख्या में भी है, ठीक है। यानी जितनी मैं संख्या यहां पर लिखता जा रहा हूं वे सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भी कट जाएंगी और 8 से भी कट जाएंगी। इसलिए इसको ये ऐसे अपवर्त्य हैं जो दोनों में समान है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए इनको समापवर्त्य कहा जाता है, इसीलिए इनको कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। कॉमन मल्टीपल यानी 2 संख्याएं हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, उनका सबसे पहले मल्टीपल लिख लीजिए और देखिए कि कौन ऐसे मल्टीपल है जो सभी में क्या है? कॉमन है, मतलब समान दिख रहे हैं, सभी में एक बार शामिल होना चाहिए, यानी सभी संख्याओं से कटना चाहिए। जैसे हम अगर 8 को लिए हैं तो 8 4 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा और 8 8 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अगर मैं 16 को लिया हूं तो 16 4 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा और 8 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं अपवर्त्य यानी गुणज, मल्टीपल किसे कहते हैं। अब हम लोग समझ चुके हैं कि ये समापवर्त्य या सार्वगुणज, ठीक है, उसी का एक और नाम है सार्वगुणज इसे कहेंगे। ये क्या है? सार्वगुणज है। किसका किसका? 4 और 8 का ये सार्वगुणज है। ये क्या है? एक सार्वगुणज है। किसका किसका? 4 और 8 का। ये 24 किसका किसका सार्वगुणज होगा? 4 और 8 का ये सार्वगुणज होगा, ठीक है ना। या समापवर्त्य हम कहें, ठीक है ना। ये 8 16 24 32 40 यानी 8 का टेबल यहां पर चलने लगा। 8 गुना के 16, 8 त्रिके 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, ऐसे ही कॉमन संख्याएं मिलती चली जाएंगी 8 के टेबल के फॉर्म में, ठीक है। यानी कॉमन मल्टीपल भी जो हमें मिल रहा है ये भी एक टेबल के फॉर्म में मिलता हुआ चला जाएगा यहां पर हमको, ठीक है। तो यानी कॉमन मल्टीपल का मतलब
कि अगर 2 संख्या दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का भाग उसमें जाना चाहिए। 3 संख्या दिया रहेगा तो तीनों संख्याओं का भाग उसमें जाना चाहिए। 4 संख्या है तो चारों का भाग उसमें जाना चाहिए। उन्हीं सभी संख्याओं को हम लोग समापवर्त्य कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में इस नाम का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं, समापवर्त्य का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इस पूरे नाम की बात है, लघुत्तम समापवर्त्य की बात है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अपवर्त्य हम लोग जान चुके हैं कि अपवर्त्य यानी मल्टीपल क्या होता है। उसके बाद से समान अपवर्त्य को ही समापवर्त्य कहा जाता है। यहां से यहां तक कॉन्सेप्ट फिर हम लोग सीख लिए हैं। यानी यम का मतलब हम लोग जान चुके हैं और सी यम यानी कॉमन मल्टीपल का भी मतलब जान चुके हैं। अब एलसीएम को हमें जानना है कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि वही संख्या था, उसी को मैं लिख दे रहा हूं, चाहे यहीं पीछे ही हम बता रहे हैं, चाहे लिख देते हैं। जैसे संख्या 4 था तो 4 का मल्टीपल 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 ते 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नौ 36, 4 दहा में 40, फिर 44 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। डाट 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 आगे तक चला जाएगा जहां तक हमें लिखने की इच्छा रहेगी। फिर संख्या 8 को हम लोग देख रहे हैं तो 8 में 8 का 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 8 त्रिके 24, 8 चौक के 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 नौ 72, 8 दहा में 80, 88, ऐसे ही इसको भी आगे तक हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं किस चीज को, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों संख्याओं के लिए कार्य कर रहा है, यानी कॉमन मल्टीपल हम लोग सीखे हैं। यहां पर हम लिखते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यानी जिसको समापवर्त्य कहते हैं। तो कौन कौन समापवर्त्य दिख रहा है, तो यहाँ 8 कॉमन दिख रहा है दोनों संख्याओं में, दोनों संख्याओं में 8 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि इसी का टेबल आगे चलेगा, चाहे इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें 16 है तो फिर इसमें 16 है, इसमें 24 है, अगली वाली संख्या में भी 24 है। 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौक के 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56। देखिए ऐसे संख्याएं मिलती हुई चली जाएंगी। अब आगे कॉमन मिलता हुआ चला जाएगा, आप देख लीजिए, इसमें मिलान कर लीजिए, वो संख्याएं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए 32 यहाँ पर है तो 32 इसके भी मल्टीपल में है, 40 यहाँ पर है तो 40 यहाँ नीचे इस संख्या के भी मल्टीपल में 40 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझे हैं कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल के बाद से हम लोग कॉमन मल्टीपल समझ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य तो इतने सारे हैं लेकिन जो इसमें सबसे लघुत्तम होगा, लघुत्तम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लोवेस्ट कहिए, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल की संख्या हमें पता है कि असीमित है, जहां तक हम लिखते जाएंगे संख्याएं समाप्त नहीं होंगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना नामुमकिन है। सबसे बड़ी संख्या तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी। यानी संख्या 4 और 8 दोनों का भाग किस संख्या में चला जाएगा जो अपने आप में सबसे बड़ा हो, तो ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि संख्या 4 और 8 से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या, संख्या 4 और 8 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 8 होगी। मतलब 8 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो संख्या 4 से भी कट जाए पूरा पूरा और संख्या 8 से भी पूरा पूरा कट जाए। इसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य का क्या मतलब होता है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। यानी ये अपने आप में छोटी से छोटी संख्या है जो संख्या 4 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। इस संख्या से बड़ी ढेर सारी संख्याएं होंगी, लेकिन इस संख्या से छोटी कोई संख्या नहीं होगी। मतलब 8 से छोटी जितनी संख्याएं हैं, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो जिसमें 4 का विभाग पूरा पूरा चला जाए और 8 का विभाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है ना। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यही कॉन्सेप्ट होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या वो होती है। जैसे यहां पर देख लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या है, ये भी 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 एक संख्या है। यहां पर 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं और मान लीजिए आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या कहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकाले हैं तो कोई एक संख्या मिलेगी हमें। यहां पर ढेर सारी संख्याएं दी हुई हैं, इनका हम क्या निकाले हैं, तो यहां पर मैं एलसीएम निकाला हूं, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकाले हैं तो ये संख्या, ये वाला बॉक्स एलसीएम को दिखा रहा है। अब एलसीएम का कार्य क्या होता है, तो एलसीएम का कार्य यह होता है कि जो जितनी भी यहां पर संख्याएं दी हुई हैं, इन सभी संख्याओं से अगर इसमें भाग दिया जाए तो भाग पूरी पूरी हमारी चली जाएगी। मतलब पूर्ण रूप से एलसीएम विभाजित होता है, दी हुई संख्याओं से एलसीएम पूर्ण रूप से क्या होता है, विभाजित होता है। इस संख्या से भी ये विभाजित होगा, देखिए इस वाली संख्या से भी ये क्या होगा, विभाजित होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। और ये होगा कैसा, तो छोटा से छोटा, छोटी से छोटी संख्या होगी, छोटे से छोटा, ठीक है ना। मतलब इससे छोटी और कोई संख्या नहीं होगी। मतलब इससे स्मॉलेस्ट कोई संख्या ही नहीं होगी जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके, ठीक है। यानी लघुत्तम समापवर्त्य हम लोग किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या कहलाती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमें अवधारणा विधि यानी कॉन्सेप्चुअल मेथड से लगाना है कि इस संख्या का एलसीएम क्या होगा, इन दी हुई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो देखिए अवधारणा विधि कॉन्सेप्चुअल मेथड से हम लोग कैसे लगाएंगे, तो कॉन्सेप्चुअल मेथड में हम लोग पढ़े हैं कि जो दी हुई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि संख्या हमारा दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, ठीक है। जो संख्या हमारी दी हुई है 12 है, 15 है और 10 है, इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। और किस विधि से, तो कॉन्सेप्चुअल मेथड से यानी अवधारणा विधि से बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम किस कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, तो हम लोग सबसे पहले मल्टीपल यानी अपवर्त्य के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जाने हैं। यानी सबसे पहले सभी संख्याओं का हमें अपवर्त्य लिखना है, अपवर्त्य लिखने के बाद से फिर समापवर्त्य लिखना है और समापवर्त्य लिखने के बाद से उसमें जो सबसे छोटे से छोटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। जैसे देखिए इस संख्या का हम लोग पहले सबसे पहले मल्टीपल लिख रहे हैं, तो 12 से कटने वाली जितनी संख्याएं होंगी वो 12 का मल्टीपल कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 12 तय 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ 108, 12 दहा में 120 हो गया, ठीक है। 15 कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल
इसी संख्या का टेबल अगर हम लिख देंगे तो ये सभी संख्या उस संख्या का क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। 15 कम 15, 15 दुना के 30 हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 हो गया, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 135, 15 उसके बाद से 150 तक, ठीक है ना। डॉट डॉट आगे तक लिख सकते हैं हम। 10 का क्या हो जाएगा, तो संख्या 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो गया, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है ना। आगे तक लिखना चाहे तो आगे तक हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सभी संख्याओं का मल्टीपल लिख चुके हैं। अब मल्टीपल लिखने के बाद से हमें क्या लिखना है, तो मल्टीपल लिखने के बाद से हम लोग अवधारणा विधि सीख रहे हैं, तो हम लोग मल्टीपल सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद से कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। ऐसे मल्टीपल की तलाश करेंगे जो 12 के लिए भी मल्टीपल हो, जो 12 का भी मल्टीपल हो, 15 का भी हो और 10 का भी हो, ठीक है। उसको हम लोग कॉमन मल्टीपल कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, उसे कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि संख्या, कौन संख्या यहां पर कॉमन दिख रही है, तो देखिए संख्या इसमें 12 है, इसमें कहीं 12 नहीं है, इसमें कहीं भी 12 नहीं दिख रहा है। फिर 24, किसी एक संख्या के मल्टीपल को ध्यान देना शुरू करिए और सब में मिलान करने का प्रयास करिए। तो उसके बाद से यहाँ पर 24 है, तो 24 किसी में नहीं दिख रहा है, 36 भी किसी में नहीं दिख रहा है, 48 भी नहीं दिख रहा है, 48 भी किसी में नहीं दिख रहा है। 48 के बाद से हम लोग क्या देखेंगे कि 50 भी किसी संख्या में नहीं दिख रहा है, कि दिख रहा है, देखिए 50 इस नीचे वाली संख्या में दिख रहा है, ठीक है ना। यानी 50 जो है वो 12 का, सॉरी 12 में ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, थोड़ा सा गलती हो गया है इसमें, उसके मल्टीपल में, चलिए यहां पर गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहां पर अब क्या है, संख्या 60 मिल रहा है। तो 60 को हम लोग देखेंगे कि 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 का भी मल्टीपल है, 15 का भी यहां पर देखिए मल्टीपल है, और यहां पर देखिए आप, तो ये देखिए 10 का भी मल्टीपल है। यानी ये तीनों में मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन मल्टीपल कहेंगे। कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे, कि जब एक कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि आगे के जो कॉमन मल्टीपल होंगे, यानी जो आगे के समापवर्ती होंगे, उसी संख्या का टेबल होगा। यानी ठीक है, यानी मिलेगा कौन सी संख्या मिलेगी, तो 60 के बाद से 120 मिलेगा आपको कॉमन, 60 के बाद से 120 मिलेगा, ठीक है ना। 120 के बाद से 180 आपको सभी संख्याओं में कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से 240 मिलेगा, ऐसे करते हुए ढेर सारी संख्याएं आपको मिलेंगी, ठीक है। यहां पर देखिए, अब यहां पर कम ही संख्या हम लिख पाए हैं। अगर यहां पर 120 है तो देखिए इसमें 120 पड़ रहा है, 120 इसमें भी आ रहा है, और यहां पर 100 तक ही हम लिखे हैं, तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, 110 आएगा, 110 के बाद से 120 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कॉमन मल्टीपल में पीछे हम लोग देखे हैं कि एक अगर संख्या हमें कॉमन मल्टीपल में मिल जा रही है तो बाकी संख्याएं उसी का टेबल फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। हम लोग क्या बता रहे हैं, इस संख्याओं, इन सभी संख्याओं का हम लोग एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। एलसीएम यानी इन सभी संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या की हम लोग तलाश कर रहे हैं। एलसीएम का यही कॉन्सेप्ट होता है, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कॉमन मल्टीपल तो बहुत ढेर सारे होते हैं, कॉमन मल्टीपल तो सीमित होता नहीं है, लेकिन लोवेस्ट तो जो सबसे छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वो तो क्लियर होता है, ठीक है। यानी वो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होता है। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका,
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 60 हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 का मतलब संख्या 60 एक ऐसी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। जो दी हुई ये संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अवधारणा विधि में हमें क्या करना है कि सबसे पहले सभी संख्याओं का मल्टीपल लिखना है। मल्टीपल लिखने के बाद से हमें कॉमन मल्टीपल लिखना है, और उन कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर संख्या वही संख्याएं हैं, लेकिन इन संख्याओं को हम लोग भाग विधि से निकालना सीखेंगे कि भाग विधि से इसका एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से दो लाइनें खींच ली जाती हैं, इस प्रकार से दो लाइन खींच लिया जाएगा, और जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को यहां पर लिख दिया जाता है। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 12 है, उसके बाद से क्या है, 15 है, उसके बाद से कौन सी संख्या, उसके बाद से 10 है। तीनों संख्या हम यहां पर लिख चुके हैं। लिखने के बाद से हमें क्या करना है कि इन तीनों संख्याओं को अभाज्य संख्याओं से तब तक विभक्त करना है, तब तक विभाजित करना है जब तक ये सभी संख्याएं 1 न हो जाए, मतलब 1 न हो जाए, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उससे थोड़ी बड़ी 3 हो जाएगा, 3 के बाद से 5 हो जाएगा, 5 के बाद से 7 हो जाएगा, 7 के बाद से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब जब इसमें हम लोग भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं तो दी हुई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं से हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो दी हुई संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में किसी एक संख्या में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसका भाग पूरा पूरा जा सकता है या नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर 2 से भाग देंगे, 2 से अगर हम इस तीनों संख्याओं में भाग देंगे तो 12 में भाग हमारी पूरी पूरी जाएगी, कितनी बार जाएगी, तो 6 बार भाग हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। 2 6 के 12 हो जाएगा। 15 में भाग हमारा पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 15 को ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे, संख्या 15 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और 10 में भाग हमारी पूरी पूरी चली जाएगी, तो जितनी बार भाग जाएगी हमको यहां पर लिख लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में हम फिर ध्यान देंगे कि कोई ऐसी संख्या तो नहीं है, चाहे सभी संख्याएं चाहे तो कोई एक भी संख्या ऐसी तो नहीं है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित हो सके। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संख्या 6 अभी है जो 2 से विभाजित हो सकता है। तो 2 से हम संख्या 6 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग हमारी जाएगी, 3 बार हमारी भाग जाएगी। 15 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, जिसमें भाग पूरा पूरा चला जा रहा है उसको पूर्ण रूप से विभाजित कर लीजिए, जिसमें भाग नहीं जा रहा है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अब कौन कौन सी संख्या यहां बची हुई है। तो 3 बचा हुआ है, 15 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। हमें क्या करना है कि इनको विभाजित तब तक करना है जब तक ये सभी संख्याएं 1 ना हो जाए, मतलब 1 ना हो जाए। तो हमें अब क्या करना है कि जब देख रहे हैं कि सभी संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा सकता है तो हम आगे 3 से चेक करेंगे, मतलब अगली अभाज्य संख्या से हम लोग देखेंगे कि क्या अगली जो अभाज्य संख्या है उसका भाग इन तीनों में से किसी एक में जाएगा या चाहे तीनों के तीनों में जा सकता है। तो हम 3 का भाग देख रहे हैं कि 3 का भाग 3 में भी चला जाएगा, 15 में भी चला जाएगा, तो 3 से फिर भाग दे लेते हैं। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, यहाँ पर 1 बार जाएगा। 15 में भाग पूरी पूरी कितनी बार जाएगी, तो 5 बार जाएगा। 5 में भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता, इसलिए 5 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ठीक है। फिर आगे हम चेक करेंगे, देखेंगे क्या इन सभी संख्याओं में 3 का भाग अभी जा सकता है। तो इन तीनों संख्याओं में 3 का भाग अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 के बाद से हम लोग अगली अभाज्य संख्या, यानी अगली अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 5 है। तो 5 से अब चेक करेंगे, अगर 5 से भी नहीं जाता तो 7 से चेक करते, 7 की भाग नहीं जाती तो 11 से चेक करते, ठीक है। यानी अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करना होता है। तो हम फिर 5 से विभाजित करके देख रहे हैं। तो एक तो ये हो गया है, जब 1 हो गया तो उसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। 5 में भाग 1 बार जाएगा, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, मतलब सभी संख्याएं कट कर कितना हो गई, 1 हो चुकी है, ठीक है। अब हमें
एलसीएम निकालने के लिए करना क्या होगा कि जिन जिन संख्याओं से हम इनको कटाए हैं उन सभी संख्याओं को आपस में हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीपल कर मतलब गुणा कर लेंगे उनका। देखिए संख्या क्या है, तो संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ जाएगा, तो आपका 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, यानी हमारा एलसीएम अभी पीछे वहां पर आया हुआ था, कॉन्सेप्चुअल मेथड से यहाँ पर आया हुआ था, अवधारणा विधि से यहाँ पर 60 आया हुआ था, और भाग विधि से भी उस क्वेश्चन को हम लोग लगाए हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 60 आ गया है, यहाँ पर आंसर 60 आ गया। ठीक है, भाग विधि में हमें करना क्या है कि अभाज्य संख्याओं से संख्याओं को तब तक कटाना है जब तक वो संख्याएं 1 न हो जाए, तब तक विभाजित करते रहना है जब तक संख्याएं 1 न हो जाए। अगर सभी संख्याएं कट के 1 हो जाती हैं तो जो इधर संख्याएं जिन अभाज्य संख्याओं से हम विभाजित किए रहेंगे उन सबका आपस में गुणा कर देंगे, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या का कई संख्याएं दी हुई हैं, वही संख्याएं हैं, इनका गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड यानी सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी संख्या 12, 15 और 10। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 तिहाई 12, ये अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ दिए। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 गुणे 5। हमें क्या करना है, संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम लोग अपना एलसीएम यहां पर लिखेंगे। देखिए एलसीएम लिखेंगे, ठीक है, और एलसीएम लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो यहां पर सभी संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं आई हुई हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 आया हुआ है और 3 भी आया हुआ है और 5 आया हुआ है। ठीक है, कौन कौन संख्याएं आई हुई है, तो 2 आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, 5 भी आया हुआ है, 3 तरह की संख्याएं इसमें आई हुई है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक संख्या को अब देखना शुरू करेंगे। जो संख्या 2 है, संख्या 2 को हम लोग ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि इस वाली लाइन में 1 बार आया है, इस वाली लाइन में 1 भी बार नहीं आया है, और इस वाली लाइन में 2 बार आया हुआ है मल्टीपल के रूप में। ठीक है, हम संख्याओं को जब ध्यान देना शुरू करेंगे तो उसमें ध्यान ये देना है कि जो संख्याएं मल्टीपल के रूप में मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी हुई हैं तो किसमें अधिकतम बार लिखी हुई है। जैसे 2 इसमें 1 बार शामिल है लेकिन यहाँ पर 2 बार शामिल है, तो जब हम यहाँ एलसीएम लिखेंगे तो अधिकतम बार वाले को काउंट करेंगे, यानी 2 इंटू 2 है, यानी 2 के पावर इसको हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 का 2 बार गुणा। उसके बाद से देखेंगे कि 3 कितनी बार आया है, तो 3 इस वाली लाइन में भी अधिकतम 1 बार आया है, इस वाली लाइन में भी अधिकतम 1 बार आया हुआ है, इस वाली लाइन में आया ही नहीं है, तो यानी अधिकतम 1 बार यानी 3 के पावर 1, अधिकतम 1 बार। एक ही लाइन में हमें ध्यान देना है, ऐसे काउंट नहीं करना है, सभी में नहीं काउंट करना है, एक ही लाइन में ध्यान देना है। उसके बाद से हम लोग क्या ध्यान देंगे, अब हम लोग देखेंगे संख्या 5 कितनी बार आया हुआ है, तो 5 हम देख रहे हैं इस लाइन में भी 1 बार आया हुआ है, इस लाइन में भी 1 बार आया हुआ है, 5 का भी पावर कितना लगेगा, 1 ही लगेगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 2 के पावर 2 को हम लोग जानते हैं कि 2 दूना के 4 लिखते हैं, ये 3 के पावर 1 को 3 लिखेंगे और 5 के पावर 1 को 5 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 12 पच्चे कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, हमारा एलसीएम 60 आ गया। हम तीनों मेथड से लगा चुके हैं। देखिए ये है हमारी भाग विधि, ये हमारी अवधारणा विधि। अवधारणा विधि में सबसे पहले मल्टीपल लिख लीजिए, कॉमन मल्टीपल लिख लीजिए, उसमें कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लोवेस्ट होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में क्या हो गया कि भाग विधि में हम लोग संख्याओं को तब तक कटाए हैं, अभाज्य संख्याओं से तब तक कटाए जब तक वो 1 ना हो गया है, और उन संख्याओं का आपस में हम लोग गुणा कर लिए हैं, हमारा एलसीएम यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, और जो जो संख्या उसमें प्रयोग हुई है उन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख लिए हैं, और देखें कि किस लाइन में संख्या अधिकतम बार आई हुई है। तो इस वाली लाइन में 2 बार आया हुआ था तो यहाँ पर 2 पावर लगा दिए हैं,
3 किसी भी लाइन में अधिकतम एक ही बार आया हुआ था तो 1 पावर लगा हुआ है। 5 भी अधिकतम किसी लाइन में एक ही बार आया हुआ था तो एक पावर लगा हुआ है। हमारा 60 यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे संख्या, अगली संख्या आ गई, जैसे 9 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग शॉर्ट मेथड सीखेंगे कि कम समय में हम लोग अपने एलसीएम को कैसे बता सकते हैं। अगर जो यहां पर संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 9 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इसका हमसे एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम बताने के लिए हम करेंगे क्या कि जो संख्याएं दी हुई हैं उन सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको यहां पर लिख लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या को मैं यहां पर लिख लिया हूं। और लिखने के बाद हमें यह ध्यान देना है कि क्या जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं, इसको तो हम लोग लिख लिए हैं तो अब इस पर ध्यान नहीं देना है। बाकी बची हुई जो संख्याएं हैं, तो बचा है हमारा क्या? 9 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। क्या 9 का भाग इसमें पूरा पूरा जा सकता है? 9 का भाग इसमें पूरा पूरा जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, यानी 9 का भाग भी 27 में अगर देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 6 का भाग इसमें जा सकता है पूरा पूरा? नहीं जा सकता है। 6 से भाग अगर 27 में देंगे तो 6 से 27 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो यहां पर संख्या हम लोग चुने हुए हैं उस संख्या का मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं। तो 27 का मल्टीपल लिखेंगे तो 27 का मल्टीपल कौन कौन होगा? तो सबसे पहले 27 तो खुद होगा, लेकिन 27 एलसीएम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 9 से तो कट रहा है, 27 से तो कट रहा है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो 27 के बाद से उसके बाद से इसका दोगुना कितना हो जाएगा? तो यहाँ 54 हम यानी 54 को लिख लेंगे। क्या 54 में इन तीनों संख्याओं का भाग जा सकता है? तो 9 का भाग हम लोग अगर देंगे 54 में तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 27 से भी भाग देंगे तो भाग हमारी पूरी पूरी चली जाएगी, और 6 से भी भाग देंगे तो भाग हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। यानी हमारा एलसीएम बिना लगाए कितना हो जाएगा? 54 यानी 54 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एलसीएम कितना आ गया? 54 आ गया। अगली संख्या में इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। आगे संख्याएं दी हुई हैं, इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और शॉर्ट मेथड से हम लोग कैसे एलसीएम निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें सभी संख्याओं को लिख लेना है। जैसे 2 को लिख ले रहे हैं, 3 को लिख ले रहे हैं, 4 को लिख ले रहे हैं, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। इन सभी संख्याओं का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है हमको। एलसीएम बताना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग चुन लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग चुन लिए हैं। सबसे बड़ी संख्या को चुन लेना है। उसके बाद से क्या करना है कि चेक करना है कि किन किन संख्याओं का भाग इसमें पूर्ण रूप से जा सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि न 2 का भाग जाएगा इसमें पूर्ण रूप से, न 3 का भी, न 4 का भी, न 5 का भी, न 6 का। 7 का भाग जाएगा, तो बस 7 से दिमाग हमें हटा देना है। ठीक है, इस संख्या का मल्टीपल लिख लीजिए। तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 छक्के 42 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63, 7 दहा में 70, डॉट डॉट आगे तक ऐसी संख्याएं हमें मिलेंगी। अब हमें ध्यान देना है, 7 को तो छोड़ दे रहे हैं हम लोग। 7 के बाद से इस 7 को तो हमें छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि बाकी संख्याओं का इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है ना। अब अगली संख्या को हम लोग देखेंगे कि अगली संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो 14 में 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 3 का भाग नहीं जा सकता है। ठीक है ना, भाग नहीं जा सकता है तो हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। अब 21 पर हम लोग ध्यान देंगे। तो 21 में देख रहे हैं कि 2 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो जब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। अगली संख्या को हम लोग देखते हैं। तो 28 में 2 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए इस संख्या को भी हम छोड़ देते हैं। अगली संख्या पर विचार करते हैं। तो अगली संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि 2 का भाग नहीं जाएगा,
यानी इस संख्या को भी हम लोग छोड़ देंगे, इस वाली संख्या को हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर हम इस संख्या को 2 से भाग देते हैं तो 2 का भी भाग इस संख्या में चला जाएगा। अगर 3 से भी भाग देंगे तो 14 तिया 42 यानी 3 का भाग भी इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये संख्या 3 से भी कट जा रही है। उसके बाद से अगली संख्या है, अगर 4 से हम इस संख्या में भाग देंगे तो 4 से इस संख्या में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी 4 से इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी अगली वाली संख्या पर फिर हम लोग चलते हैं, अगली वाली संख्या को हम लोग ध्यान देते हैं। 49 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो उसको भी नहीं देखेंगे। फिर 56 दिया हुआ है, यहाँ पर 56 दिया हुआ है, 56 में हम लोग भाग देकर देख लेते हैं, या 56 के आगे यहाँ तक आ जाए, 70 तक आ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें सभी संख्याओं को ऐसे ही मल्टीपल हम लिखते हुए खोजते हुए जाएंगे। अगर जो संख्या हमें मिल जाएगी, जो संख्या हमें मिल जाएगी जो सभी संख्याओं से कट रही है, वही हमारा एलसीएम होगा। लेकिन इसमें संख्याएं ज्यादा होने के कारण मल्टीपल बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो भाग विधि से लगा सकते हैं या गुणनखंड विधि से हम लोग लगा सकते हैं। अगर भाग विधि से लगाएं तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लग सकता है। भाग विधि से अगर इसको लगाएं हम लोग भाग विधि से, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। सबसे छोटी आवाज संख्या से इसको भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग देंगे तो एक बार भाग हमारा जाएगा। 3 में भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता है, 3 को उतार देंगे, इसमें भी 2 बार जाएगा, ये सीधा सीधा उतर जाएगा, इसमें 3 बार भाग जाएगी और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर इन सभी संख्याओं में से किसी संख्या में अगर अभी 2 का भाग जा रहा है तो उसको हम लोग 2 से अभी विभाजित करेंगे। तो भाग जा रहा है तो 2 से इसमें भाग दे रहे हैं, ये 1 हो ही चुका है, इसमें भाग नहीं जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगी, इसमें भी भाग नहीं जाएगी और इसमें भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग संख्या 3 से इसको विभाजित करेंगे। संख्या 3 से जब विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या से हम लोग भाग देंगे तो अगली संख्या, अगली आवाज संख्या किससे भाग दी जाएगी, यहाँ पर 5 से दिया जाएगा। ये 1 हो ही चुका है, ये भी 1 हो चुका है, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी 1 हो जाएगा और ये 7 हमारा उतर जाएगा। अब अगली संख्या में हम लोग किससे भाग दे देंगे तो 7 से भाग दे देंगे, ये 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो चुका है, ये भी 1, सभी संख्याएं विभाजित होकर कितना हो गई, 1 हो चुकी हैं। अब इन्हीं संख्याओं का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, कितना आ गया, 60 आ गया। और 60 का गुणा किस में करना है तो 7 में करना है। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 0 0, 7 6 42, यानी 420। जैसे हम लोग वहां पर संख्याएं मल्टीपल लिख के खोज रहे थे तो हम खोजते खोजते गए तो जाने के बाद 420 एक ऐसी संख्या रहेगी जो सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगर लगाना है तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से लगा के देख लेते हैं। 14, 18, 20 का एलसीएम निकालना है तो 14 यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पर 18 हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पर 20 लिख ले रहे हैं। 14 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा तो 2 3 6 6 3 18 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा तो 2 दूना के 4, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी सभी संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम कैसे लिखेंगे तो हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में करने के बाद से गुणनखंड विधि में हम लोग ध्यान देंगे कि कौन कौन सी संख्याएं गुणनखंड में आई हुई हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 आया हुआ है, इंटू और क्या आया हुआ है 3 भी आया हुआ है, और इंटू और क्या आया हुआ है 5 भी आया हुआ है, और 7 भी हमारा आया हुआ है, ठीक है ना।
यानी 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 5 आया हुआ है और 7 आया हुआ है। अब ध्यान हमें ये देना है कि किस वाली लाइन में संख्या, अगर 2 पर हम अगर ध्यान देंगे तो 2 देख रहे हैं कि इस वाले लाइन में एक बार आया हुआ है, इस वाली लाइन में एक बार आया हुआ है, इसमें 2 बार आया हुआ है। तो जिस लाइन में वो अधिकतम बार आया हुआ है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। तो इसमें 2 बार आया हुआ है यानी 2 टू दी पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, 3 को ध्यान देंगे तो 3 इसमें एक भी बार नहीं आया हुआ है, इसमें 2 बार आया हुआ है, इसमें एक भी बार नहीं आया हुआ है, यानी 3 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है किसी एक लाइन में, तो अधिकतम 2 बार आया हुआ है। अधिकतम यहां पर लिखा जाता है। 5 को ध्यान देंगे तो इसमें कहीं 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक बार आया हुआ है यानी 1 पावर लग जाएगी। 7 को अगर ध्यान देंगे तो 7 इसमें एक बार आया हुआ है, इसमें एक भी बार नहीं आया हुआ है, इसमें एक भी बार नहीं, तो यानी यहां पर पावर 1 लग जाएगी। उसके बाद से बस इसको हल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा हमारा, और ये 3 लिख के 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 रहेगा। ठीक है ना, तो यहां पर कितना हो जा रहा है हम लोग देख रहे हैं, तो 5 चौक के 20, 20 नवा कितना होता है 5 चौक के, यहाँ पर 20 आ गया, इसको गुणा कर लेंगे तो बच रहा है हमारा 20 इंटू 9 इंटू 7, यही बच रहा है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 9 दूना 18 यानी 180 गुणे 7 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे, 7 0 0, 7 बटे 56 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12। ठीक है ना, यानी हमारा ये एलसीएम आ गया। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमारा क्या आ चुका है, तो एलसीएम आ चुका है, दी हुई संख्याओं का एलसीएम आ चुका है। ठीक है, हम लोग एलसीएम निकाल चुके हैं इन संख्याओं का। आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है, चलिए इस अगले वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।